सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, अगर वह हमारे अंदर नहीं तो कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि हम अपने अंदर सच्चाई और अच्छाई रखते हैं तो हमें पूरी दुनिया अच्छी लगती है और हमें सब लोग सच्चे और अच्छे लगते हैं। इसी के साथ हम यूजीसी नेट क्वेश्चन नंबर 1 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो जून 2023 से रिलेटेड है। तो मैं गार्गी गुप्ता जीजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। परिकल्पना के परीक्षण की प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित सोपानों को आरंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको स्टेप्स को शुरुआत से लास्ट तक के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, वैकल्पिक परिकल्पना की स्थापना, सार्थकता का उपयुक्त स्तर चुनना, शून्य परिकल्पना की स्थापना, निर्णय प्रक्रिया, परीक्षण आंकड़े का अभिकलन करना। इसमें सबसे पहले हम करेंगे शून्य परिकल्पना की स्थापना, नंबर 1 पे होगी। उसके बाद वैकल्पिक परिकल्पना 2 नंबर पे होगी। उसके बाद आएगा सार्थकता का स्तर, 3rd स्टेप होगा ये। और सार्थकता के स्तर के बाद आएगा अभिकलन 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे होगा हमारा डी वाला ऑप्शन, निर्णय प्रक्रिया। तो इसका क्रम देखते हैं। सी ए 2 हैं ये, सी ए बी, तो बी वाला ऑप्शन आ रहा है हमारे डी ऑप्शन में, सी ए बी ई डी हमारा सही आंसर है इसमें। शिक्षण के बोध स्तर की संरचना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। संगठन, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, स्वांगीकरण, पाठ या पठन। सबसे पहले आएगा यहाँ पर, इसका स्टेप लगेंगे अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन जिसे कहते हैं। उसके बाद आएगा संगठन, और संगठन के बाद आएगा पाठ पठन। इसका स्टेप ये दे रखे हैं, सारे क्रम में बता रखा है इन्होंने यहाँ पर। अन्वेषण से तो बी वाला ऑप्शन जिसमें पहले है, ये आ गया आंसर हमारा बी। ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित में से किस प्रमुख क्षेत्र पर फोकस किया है? ज्ञान तक पहुंच में वृद्धि करना, ज्ञान अवधारणाओं को प्रदत्त करने वाली संस्थाओं में पुनः ज्ञान फूंकना, ये भी ठीक है। ज्ञान के सृजन हेतु विश्व स्तरीय परिवेश की रचना करना, ये भी ठीक है। सामाजिक संस्थाओं में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये गलत है। टिकाऊ व समावेशी विकास के हेतु ज्ञान के उपयोग का संवर्धन करना, तो ये भी ठीक है। ए बी सी एंड ई हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रटना सीखने की बजाय अवधारणाओं की आलोचनात्मक समझ पर बल दिया गया है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आंसर हमारा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, क्योंकि ये ज्ञान या समझ की बात यहाँ पर की गई है तो ज्ञान के द्वारा ही की गई है। निम्नलिखित में से मापन की किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु पाया जाता है? तो वास्तविक शून्य बिंदु पाया जाता है हमारा अनुपात मापनी में, जिसमें हम निश्चित वास्तविक शून्य बिंदु देखते हैं। नामित मापनी में क्या होता है? नॉमिनल स्केल की, इसमें संख्याओं का उपयोग, वर्गीकरण, डेट को वर्गीकरण किया जाता है इसमें। क्रमिक मापनी में क्रम देखा जाता है, निश्चित क्रम के आधार पर काम होता है। अंतराल मापनी में इंटरवल होता है, या निश्चित अंतराल को देखा जाता है इसमें। और अनुपात मापनी जो होती है सबसे बड़ी मापनी कहलाती है, यह इसमें एक निश्चित शून्य बिंदु होता है, ये इसकी उच्चतम स्तर की मापनी कही जाती है। सावधानी पूर्वक अन्वेषण पूछताछ के बाद संचालित किए जाने वाला शोध कौन सा है? व्यावहारिक शोध, क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च, व्यावहारिक शोध एवं क्रियात्मक शोध दोनों, या फिर मौलिक शोध। तो यहाँ पर आंसर आएगा व्यावहारिक शोध के।
यदि कोई बच्चा यह महसूस करता है कि विद्यालय में उसके शैक्षिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR में शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आएगा, सबसे पहले बच्चा कहाँ शिकायत करेगा? अपने विद्यालय में ही सबसे पहले वो शिकायत करेगा। तो विद्यालय प्रमुख से वो संपर्क करेगा। उसके बाद वो पंचायत में बात करेगा, उससे रिलेटेड पंचायत में संपर्क करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी से उसका संपर्क होगा। उसके बाद उपयुक्त से संपर्क करेगा, सभी से जो भी अप्रोच होंगी, और से लास्ट में SCPCR और NCPCR से संपर्क करना होगा। समावेशी शिक्षा के प्रशासनिक अवरोधों की पहचान कीजिए। प्रशासनिक अवरोध कौन कौन से हैं समावेशी शिक्षा के? बाधाएं बतानी है हमें इसमें। तो पहला है प्राधिकारियों द्वारा निगरानी का अभाव, बिल्कुल ठीक बात है। सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु अध्यापकों को कार्य से मुक्त करना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसके लिए किया जाए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अभिभावकों को सीधे विद्यालय से वजीफा छात्रवृत्ति लेने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी ठीक है। बाल दुर्व्यवहार के बारे में मौन रहना, ये भी ठीक है। यानी जो अवरोध होते हैं वो अगर हम देखें तो ये अवरोध इसमें पाए जाते हैं। अभिभावक अध्यापक संघ की आवधिक बैठकों का आयोजन, तो ये तो जरूरी होता है, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर A, C एंड D इसमें आंसर है हमारा। ऑप्शन B इसमें आंसर होगा। भारत सरकार की 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय नवाचार नीति का प्रस्ताव किया गया। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 की अवधि में, तो उस समय में कौन सा आयोग था? 2007 से 2012 की अवधि के बीच में के समय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था उससे पहले 2005 में स्टार्ट हुआ था। तो इसकी अनुशंसा पर नवाचार नीति का प्रस्ताव किया गया था। लागत लाभ विश्लेषण करने में सर्वाधिक कठिन भाग है मूर्त लाभ लागत, अमूर्त लाभ लागत, निजी आर्थिक लागत और कुल मौद्रिक लागत। देखिए मूर्त लाभ लागत क्या हुई? जो हमें दिखाई दे रही है, तो ये तो कठिन भाग नहीं है, ये तो आसानी से मिल जाएगा। जो चीज हमें दिखाई दे रही है लागत लगती हुई, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। निजी जो पर्सनल है, आर्थिक लागत वो भी दिखाई दे रही है, और जो टोटल है वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अमूर्त रूप से हम लागत या लाभ देख रहे हैं, मतलब जो अमूर्त रूप से लाभ हो रहा है या लागत लग रही है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको निकालना कठिन है। जो हिडन खर्चे और जो हिडन प्रॉफिट्स जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि काउंटिंग में नहीं आते, तो वो चीज जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो वो अमूर्त रूप से हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर B इसमें आंसर होगा। ई पोर्टफोलियो निर्मित करने के सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। कैसे निर्मित किया जाता है? तो देखिए इसमें इसके स्टेप्स हम यहाँ ही देख लेते हैं। विश्लेषण करना, अभिकल्पित करना, विकसित करना, क्रियान्वित करना और मूल्यांकित करना। इसमें इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर B आंसर यहाँ बैठ रहा है। अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का विचार किसने दिया? अध्यापक शिक्षण के विषय में दिया ली शुल्मैन ने। अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान का विचार ली शुल्मैन 1986 में दिया गया। उन्होंने शिक्षक को विषय वस्तु, सामग्री ज्ञान और निर्देशात्मक विधियों, शैक्षणिक ज्ञान के उनके सामान्य ज्ञान के अलावा शैक्षणिक सामग्री ज्ञान को सहयोगियों द्वारा शिक्षण विशेषज्ञता के तीसरे प्रमुख घटक के रूप में
सुझाया गया। इलगार्ड, क्रिस्टेंसन और कांजी 2002 द्वारा प्रस्तावित पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के निम्नलिखित चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इनको सीक्वेंस में लगाना है, इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं। पहला है गुणवत्ता जांच या निरीक्षण, दूसरा है गुणवत्ता नियंत्रण, उसके बाद आश्वासन, और यहाँ पर है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। तो देखिए इसका प्रथम चरण जो है 1990 में देखा जा सकता है। उत्पादक की परियोजना मानकों की तुलना एवं परीक्षण के लिए कंपनी ने निरीक्षण दलों को नियुक्त करना शुरू किया था। गुणवत्ता प्रबंधन को द्वितीय चरण में प्रारंभ किया गया था। गुणवत्ता को संचालित कौशलों, लिखित विनिर्देशों, मापन और मानकीकरण के माध्यम से नियंत्रित किया गया। इस प्रकार इस विकास के तृतीय चरण अर्थात गुणवत्ता आश्वासन में पिछले सभी चरण सम्मिलित हैं। चतुर्थ चरण में व्यावसायिक गतिविधियों में प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांतों तथा अवधारणाओं को सम्मिलित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य समावेशी और साम्य मूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है? SDG 3, SDG 4, SDG 5, SDG 6। तो देखिए सतत विकास लक्ष्य की मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे सतत विकास लक्ष्यों को और मिलेनियम गोल्स जो हैं उनको दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो बात हो रही है वो SDG 4 की बात की गई है जिसमें समावेशी और साम्य मूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। देखिए SDG 3 में हंगर आता है, SDG 4 में समावेशी और साम्य मूलक गुणवत्ता आती है, SDG 5 में लैंगिक समानता और SDG 6 में पानी और स्वच्छता की बात की गई है। बाकी अगर आपको सारे SDG गोल्स देखने हैं तो मेरी उस वीडियो पे जाकर आप उसको देख सकते हैं, मैंने उसे पिक्चर वाइज बहुत अच्छे से समझाया है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी गैर संभाव्यता नॉन प्रोबेबिलिटी न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं आती है? गैर संभाव्यता के अंतर्गत नहीं आती है उसको बताना है हमें। स्तरित यादृच्छिक न्यायाधीश तकनीकी। नॉन प्रोबेबिलिटी की बात की गई है तो नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी आती हैं? कोटा आती है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन आती है, आकस्मिक प्रतिदर्शन, हिमकंदुक प्रतिदर्शन, क्रमबद्ध प्रतिदर्शन, ये आती हैं। तो आकस्मिक न्यायाधीश तकनीकी तो आती है, तो और कोटा भी आती है, उद्देश्यपूर्ण भी आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। यादृच्छिक न्यायाधीश तकनीकी ये हमारी जो है प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आती है, यानी संभाव्यता तकनीकी न्यायाधीश के अंतर्गत आती है। गांधी जी का मानना था कि अध्यापक आत्मत्यागी हो। ठीक है। इसके बाद लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी गांधी जी का मानना था। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने शिक्षण का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं नहीं कही थी। अध्यापक को अपनी आजीविका का निर्वहन साधारण वेतन से करना चाहिए, ये बात भी इसमें गलत है। अधिगम का आधार रुचि होनी चाहिए, यानी जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है वही चीज बच्चे को सिखाई जाए, ये बात उन्होंने कही थी। तो ए, बी और ई ऑप्शन यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आता है। निम्नलिखित में से किसने आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का समर्थन किया? आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का समर्थन किया पाउलो फ्रेरे ने। एकीकृत पाठ्यचर्या से निम्नलिखित आयाम बाहर है। कौन सी चीज एकीकृत पाठ्यचर्या में नहीं आती? मुद्दे, विषय वस्तु आयाम, नियंत्रित आयाम, प्रक्रिया उत्पाद आयाम, उन्नत विषय वस्तु आयाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में आता है पहला मुद्दे और विषय वस्तु आयाम, उसके बाद प्रक्रिया उत्पाद आयाम और उसके बाद है उन्नत विषय वस्तु आयाम। जो हैं ये हमारे एकीकृत पाठ्यचर्या के अंतर्गत नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की है कि उच्चतर शिक्षा के लिए
एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण को एनसीटीई, एआईसीटीई और यूजीसी और अन्य के स्थान पर प्रतिस्थापित करना चाहिए? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, यशपाल समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी शिक्षा आयोग। तो ये बात की गई है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा। यहाँ पर एक सूची दी गई है जिसका मिलान करना है। पहली सूची में आकस्मिक प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, सैंपलिंग की बात की गई है यहाँ पर, समूहन प्रतिचयन और क्रमबद्ध प्रतिचयन। अब इसको हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सी सीक्वेंस किसके अंतर्गत आती है। पहला है, इसका उपयोग तब होता है जब जनसंख्या व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई हो। ये होता है समूहन या क्लस्टर सैंपलिंग के अंतर्गत ऐसा होता है, जब जनसंख्या फैली हुई होती है तब हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इसे nth नाम चयन तकनीकी भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है nth नाम चयन तकनीकी? क्रमबद्ध प्रतिचयन को। सीक्वेंस में जब चयन करते हैं तो हम नंबर वाइज चयन करते हैं ना, क्रमबद्ध में एक सीक्वेंस में सिलेक्शन करते हैं, नेम से सिलेक्शन करा जाता है, इसलिए इसे नाम चयन तकनीकी कहा जाता है। इसके बाद है, इसका उपयोग जब किया जाता है जब वांछित नमूना विशेषताएं दुर्लभ हो। तो वांछित नमूना जब हमें प्राप्त ना हो पा रहा हो तो इसका उपयोग किया जाता है कौन सी तकनीकी का? स्नोबॉल का। यह स्तरीकृत नमूने के समतुल्य गैर संभाव्यता है। तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है, आकस्मिक प्रतिचयन। देखिए स्नोबॉल में क्या होता है, एक के बाद दूसरा अपने आप सेलेक्ट करता है ना, हर व्यक्ति अपने आधार पर सिलेक्शन करता है, अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, फैमिली आदि का चयन करता है, इसलिए इसे वांछित रूप से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा ए का 4 हमारा डी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर आ जाएगा। NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? क्या सीखना है, कब सीखना है, कहाँ सीखना है या कैसे सीखना है? तो इसमें बल दिया गया है हाउ टू लर्न पर, कैसे सीखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हाउ टू लर्न पर बल दिया गया है। 2020 में ये शिक्षा नीति लागू की गई थी और भारत सरकार द्वारा इसे 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद ये भारत में ये पहला नया परिवर्तन है 1986 के बाद। ठीक है, ये हमारी तीसरे नंबर की नीति आती है, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसको लागू किया गया है। इससे पहले 1986 से पहले 68 वाली जो नीति थी वो पहली नीति थी, सेकंड नीति हमारी 1986 वाली और थर्ड नीति हमारी 2020 वाली नीति है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषतः कैसे सीखना है पर बल देती है। यहाँ दोबारा से एक मैचिंग आ गई है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत और विशेषक या शील गुण सिद्धांत। तो देखिए विशेषक या शील गुण सिद्धांत तो हो गए हमारे ऑलपोर्ट के, गॉर्डन ऑलपोर्ट के। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो गए फ्रायड के, क्षेत्र सिद्धांत हो गया कार्ट लेविन का, चिन्ह सिद्धांत हो गया टॉलमैन का, और कौन सा रह गया? हाँ सारे हो गए। यहाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर विकासकर्ता जो है उनकी बात हो रही है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे, उसमें मैंने कुछ अवधारणाएं मनोवैज्ञानिक और सिद्धांतकार के आधार पर बनाई थी, इनको या बताना चाहती हूँ मैं आपको इनके बारे में। ये भी मैचिंग या फिर मैच द फॉलोइंग में या इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें आ जाते हैं कई बार। AJ अय्यर मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने दिया तार्किक विधेयवाद। विटगेंस्टाइन भाषाई विश्लेषण की बात की थी इन्होंने। बर्टन रसेल ने तार्किक परमाणुवाद की बात की थी। GE मूर ने नव यथार्थवाद, ऑलपोर्ट द्वारा प्रेरकों की प्रकार्यात्मक स्वायत्तता, व्यक्तिगत
पद्धति, मुख्य केंद्रवर्ती एवं गौण विशेषक सिद्धांतों की बात की गई थी इनके द्वारा, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। स्किनर ने पौर्वापर्य सन्निकटन का सिद्धांत, जिसके बारे में जो क्वेश्चन आपने कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में देखा होगा। फ्रेडरिक विंसलो टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत की बात हुई है। एल्टन मेयो ने मानवीय संबंध का आंदोलन की बात की है। रेगिस लिकर्ट ने प्रबंधन प्रणालियों की बात की है। डगलस मैकग्रेगर द्वारा सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई की बात की गई है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की बात की है। क्राउडर द्वारा अभिक्रमित अधिगम या अनुकूलन अभिक्रम की बात की गई है। सीएल हल आदत परिहार अधिगम और अधिगम का आवश्यकता और हासन सिद्धांत की बात इन्होंने की है। अब्राहम मिस्लो द्वारा आवश्यकता अधिगम की बात की गई है। कर्ट लेविन जीवन देश, कर्ट लेविन भी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे थे। एल्डरफर द्वारा अभिप्रेरणा में कुंठा प्रतिगमन सिद्धांत की बात की गई है। स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत, थर्स्टन बहुकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड बुद्धि की संरचना, गोल्डमैन भावनात्मक प्रज्ञा की बात की गई है। बिने द्वारा एक कार्य के सिद्धांत की बात की गई है। कैटल ठोस और तरल बुद्धि सिद्धांत, व्यक्ति का प्रष्ट और विशेषिक सिद्धांत की बात इन्होंने की है। फ्रायड द्वारा व्यक्ति का मनोविश्लेषण सिद्धांत, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। युंग का अंतर्मुखी बहिर्मुखी सिद्धांत। यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स और उनके ऑथर भी मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑथर सारे एक साथ नहीं मिलते हैं। तो यूजीसी नेट के जितने भी पिछले पीवाईक्यूज में ऑथर के बारे में बात हुई है, तो मैंने उनको नोट कर लिया था और ये मैं आपको बता रही हूँ। पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ड पाउलो फ्रेरे की बुक है। अवेकनर ऑफ मॉडर्न इंडिया स्वामी विवेकानंद, और इनकी एक बुक और है कर्म योग। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एम.के. गांधी, और इनकी एक बुक और है एथिकल रिलीजन, ये दी हुई है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति की बुक है ये। द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन कल्चर पावर एंड लिबरेशन पाउलो फ्रेरे की दूसरी बुक है। द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन केनेथ जे साल्टमैन की बुक है। पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन कृष्ण कुमार की बुक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी। हाउ टू मेक अ करिकुलम फ्रैंकलिन बाविट की बुक है। यहाँ इन्होंने सन भी दी है 1876 1952। करिकुलम कंस्ट्रक्शन वेरेट चार्ट्स 1875 1952। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, देखिए ये ऊपर है करिकुलम इंस्ट्रक्शन और ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इंस्ट्रक्शन, रॉल्फ डब्ल्यू टायलर की बुक है। टायलर की के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं यूजीसी नेट में बन के आ जाते हैं फर्स्ट पेपर में, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। टार स्कूल्स फॉर जॉन गुडलैंड की बुक है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 1926 विलियम किलपैट्रिक की बुक है ये। द होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। रविंद्रनाथ टैगोर की इसके पहले क्या थी, गीतांजलि। अ लाइफ डिवाइन श्री अरविंद की बुक है ये, और इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ योगा भी इनकी दूसरी बुक है। वर्तमान भारत स्वामी विवेकानंद की बुक है। सावित्री अ लेजेंड ऑफ द सिंबल श्री अरविंद की बुक है ये। शॉप मैनेजमेंट 1904 एफ.डब्ल्यू. टेलर की बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी एफ.डब्ल्यू. टेलर की बुक है। और इसके बाद है विमेन एंड ईबल, नेल नॉर्डिंग्स की बुक है। तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब हम मिलेंगे पीजीटी की क्लासेस में, और जल्दी फिर मैं यूजीसी नेट की अगले सेशन की क्लासेस लेके आऊंगी। ओके, बाय, थैंक यू।